हेलो बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो बच्चों, आप लोगों ने आज FST 33 का पेपर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग फिजिक्स में बच्चे हिंदी माध्यम के पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और चलिए बच्चे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमारे सिंह सर का विजन है बच्चे कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, तो बच्चे इसी के तहत हम लोग शुरू करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि 1000 छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो आपसे पूछा है कि छोटी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। देखो भैया, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि 1000 छोटी बूंदें हैं, मतलब कंसीडर कर लो कि कुछ यहाँ पे मल्टीपल ऐसे छोटी छोटी बूंदें हैं और इन छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है कुछ ऐसे, जिसकी त्रिज्या दे रखी है बच्चे आपको क्या है, कैपिटल आर। ये हम कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो छोटी छोटी आपकी बूंदें हैं इनकी त्रिज्या हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, ये है आपका स्मॉल आर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चे इन 1000 बूंदों का जो बच्चे आयतन होगा वही बच्चे इस बड़ी बूंद के आयतन के क्या होगा बच्चे, आपका बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, यहाँ पे बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 गुणे क्या होगा यहाँ पे, छोटी बूंद का आयतन, एक छोटी बूंद का आयतन। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। बूंद का क्या होगा यहाँ पे, आयतन। तो भाई यहाँ पे रख जाओ, क्योंकि बड़ी बूंद लिखा हुआ है तो इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा 4/3, ये होगा पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1000। अब छोटी बूंद के लिए अगर हम बात करें तो यही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई चला जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ है कि छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होगी। तो भाई यहाँ से निकाल लो आर क्यूब, आर इक्वल क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा आर कैपिटल आर क्यूब अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 1000। तो क्यूब को इधर ले आओ, तो क्यूब लाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, मतलब इसकी घात जो है वो 1/3 हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बाहर आ जाएगा। और जब यहाँ पे लाओगे तो 3, ये भी 10 भी बाहर आ जाएगा। तो आपकी जो छोटी त्रिज्या आएगी, छोटी बूंद की त्रिज्या, वो कितनी होगी, R/10। तो यही होगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका फर्स्ट। चलिए देखते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा है यहाँ पे कि किसी छोटे गोले किसी गोले के सतह के क्षेत्रफल में सापेक्षित जो त्रुटि है वो बच्चे क्या है, अल्फा है। इस गोले के आयतन में जो सापेक्षित त्रुटि होगी ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पे त्रुटि की बात हो रही है तो आपको उसके क्षेत्रफल में दे रखा है। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, आपको क्षेत्रफल में दे रखा है, आपसे आयतन में पूछा हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं कि हम लोग इसकी त्रिज्या में कितनी त्रुटि होगी वो पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वही एक कॉमन चीज है दोनों के बीच में, मतलब क्षेत्रफल और आयतन के बीच में। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या होता है बच्चे, आपका 4πr²। ठीक है, तो जरा ये देखो, अब इसे अगर आप रिलेटिव एरर में लिखो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये होगा आपका डेल्टा A/A इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका डेल्टा R/R, कुछ ऐसा देगा। अब यहां से हम लोग डेल्टा, चूंकि ये हमको दे रखा है, ये प्रतिशत त्रुटि दे रखी है बच्चे कितनी है आपकी, अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, ये हो जाएगा डेल्टा R/R, मतलब हमको त्रिज्या में त्रुटि मिलने जा रही है। तो ये त्रिज्या में हमारी त्रुटि होगी, सापेक्षिक त्रुटि, ये कितनी हो जाएगी बच्चे आपकी, अल्फा/2। अब आपसे वॉल्यूम के लिए पूछा हुआ है तो आप जानते हो भाई कि आपका आयतन क्या होता है, आयतन होता है बच्चे 4/3, ये होगा आपका पाई आर क्यूब। तो इसके लिए जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा V/V। और हमेशा हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को रिमूव कर देते हैं जब भी हम लोग एरर डायमेंशन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा R/R, तो ये क्या हो जाएगा 3, और डेल्टा R/R दे रखा है अल्फा/2। तो आपका जो ओवरऑल वॉल्यूमिक का आपका जो परसेंटेज चेंज होगा वो आएगा आपका 3α/2। तो देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन है आपका। तो 3α/2, इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका पहला। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि एक स्प्रिंग को जब x0 खींचा जाता है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है। यदि इस स्प्रिंग को x0/2 खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखो पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्प्रिंग है और खींचा गया है, मतलब एक ब्लॉक से इसको ऐड कर देते हैं। ये ब्लॉक का मास क्या है बच्चे, आपका m है। अब कह रहा है जब इसको x0 खींचा जाता है, जरा देखिएगा, यही स्प्रिंग को क्या किया गया बच्चे, खींचा गया। तो जब x0 खींचा गया,
मान लेते हैं ब्लॉक आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी ये क्या है बच्चे आपका एक्स नॉट, और यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है वो कह रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है बच्चे आपकी 0 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि इसी स्प्रिंग को एक्स नॉट बाई 2 खींचा जाए, हालांकि आप जब इंग्लिश से इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वहां पे कंप्रेस लिखा हुआ है, तो खींचे की जगह क्या हो जाएगा बच्चे दबाया जाए, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे आपका दबाया जाए होगा अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा हुआ है, तो देखो भाई जब इसको कंप्रेस करा जाएगा तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है, मतलब कंप्रेस होकर सिचुएशन कुछ ये बचेगी। अब यहाँ पे कितना कंप्रेस हुआ है एक्स नॉट बाई 2 तो आपसे पूछा हुआ है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जरा समझने वाली बात यहाँ पे एक है कि हम लोग अब इक्विलिब्रियम कंडीशन बच्चे आपकी ये बनेगी, इसका मतलब है अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स नॉट बच्चे क्या हुआ है आपका कंप्रेस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दे देगा जो कि क्या आएगा आपका हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां से देखें तो ये एक्स नॉट खींचा गया, एक्स नॉट बाई 2 आपका कंप्रेस हुआ, तो बेसिकली जो आपका नेट कंप्रेशन है वो कितना होगा एक्स नॉट बाई 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे चूंकि ये मास क्या है m है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ, और साथ में क्या रहेगा k, और इधर क्या आ जाएगा एक्स नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं k बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4, कुछ ऐसा देगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना के एक्स स्क्वायर बाई 8, के एक्स नॉट स्क्वायर बाई क्या देगा आपको 8। तो आपसे पूछा है कि खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होगा आप बच्चे, आपका चेंज निकालना पड़ेगा हमको। चेंज क्या आएगा आपका यू फाइनल माइनस क्या होगा आपका यू इनिशियल। तो यू फाइनल दे रखा है ये है आपका के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 8 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। तो एक काम करो यहाँ से कि भाई हाँ यहाँ पे 8 है, ये 8 इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर क्या बचेगा माइनस का 3 बाई 8, और ये आएगा आपका के एक्स नॉट स्क्वायर। तो यही बच्चे आपको दे देगा फाइनल आंसर, जो कि क्या होगी बच्चे इसकी स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपको बात समझनी है क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन है, ठीक है। चलिए बढ़ते बच्चे आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि एक 2000 किलोग्राम की एक कुल भार क्षमता वाले एक एलिवेटर को 60 हार्स पावर, तो पहले तो पावर आपको हार्स पावर में दे रखा है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग वॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 746 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा पावर मिल जाएगा इन वॉट। हालांकि देखो नीचे दे भी रखा है आपको, तो ये पावर हो गया बच्चे आपका वॉट में। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब कह रहे हैं कि एलिवेटर, देखो एलिवेटर की बात हो रही है यहाँ पे, एलिवेटर पे कह रहा है कि अब कितना है इसका वेट, ये हो गया आपका 2000 किलोग्राम। इसका मतलब है कि इस पे डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट करेगा वो कितना करेगा बच्चे 2000 जी, ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स भी बच्चे कहाँ कर रहा है आपका नीचे की ओर काम कर रहा है, वो दे रखा है आपको 4000 न्यूटन। अब भाई इस पे क्या होगा, तो पूरी क्षमता से एलिवेटर की चाल निम्न से क्या होगी किसके निकटतम है, तो भैया ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये इतना, ये आपका जो अपवर्ड फोर्स हो जाएगा, मतलब इसका जो स्ट्रिंग में जो बच्चे टेंशन होगा, ये जो स्ट्रिंग से ऊपर जाएगा वो क्या होगा। देखो भाई टेंशन क्या हो जाएगा इक्वल्स टू ये देगा आपको 2000 इंटू जी का वैल्यू हम 10 यूज कर लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4000, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर जाओ, तो ये दे देगा आपको 20,000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 24, आपको दे देगा ये कितना 224 और 000 हो जाएगा, मतलब 24,000 बच्चे हो जाएगा ये आपका टेंशन। अब क्वेश्चन में पावर दे रखा है और चाल पूछी है, तो आप जानते हो कि P इक्वल्स टू नथिंग बट यहाँ पे क्या हो जाएगा F डॉट V, और F क्या है आपका टेंशन, तो ये हो जाएगा T डॉट V। P दे रखा है हमको, यहाँ पे रख जाओ भाई, ये कितना है 60 इंटू कितना हो जाएगा 746 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे F है बच्चे आपका 24,000 इंटू क्या है यहाँ पे V। तो देखो भाई एक 0 से 0 तो चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसको जरा सॉल्व करो। तो यहां से अगर हम देखें सॉल्व करके तो कितना देगा ये आपको 746 अपॉन देगा ये आपको 400, ये कुछ आपकी वैल्यू आएगी। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 1 जा 4, कुछ ऐसा देगा। यहाँ पे बचेगा 3, ये हो जाएगा 35, 4 34 होगा,
4 8 जा हो जाएगा यहाँ पे 32, और क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 2, तो हो जाएगा 26। 4 6 जा आपका कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, तो 4 5 जा कितना आ जाएगा 20, अपॉन क्या देगा आपको, हाँ यहाँ पे क्या बचेगा एक्चुअली, ये वेट वेट वेट, ये हो जाएगा आपका 4, इसको जब करेंगे तो 4 1 जा 4, और इधर क्या आ जाएगा आपका 4 8 जा 32, यहाँ पे 2 बचेगा 26 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 6 जा पॉइंट क्या देगा यहाँ पे आपको 5 दे देगा। ठीक है, अभी आपको 100 से फर्दर डिवाइड करना है, तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट क्या देगा आपको 86, कुछ ऐसा आएगा। तो अगर आप देखोगे इसको, आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना देगा आपको ओवरऑल, ये दे देगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आएगा बच्चे, आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपको एक सिंपल सी बात समझनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि एक समान छड़ें हैं 3 जिनमें ऊष्मीय चालकता दे रखी है भाई। ऊष्मीय चालकता इसकी है 3K, यहाँ पे 2K दे रखा है, और यहाँ पे K दे रखा है, और ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ये 50 है, और यहाँ पे दे रखा है आपको 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमसे पूछा है कि संधि का तापमान क्या होगा, मतलब ये जो संधि है इसका तापमान क्या हो गया। मान लेते हैं कि ये संधि जो है इसका तापमान है बच्चे आपका थीटा। तो जरा देखो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, जो आपका रेट ऑफ, सॉरी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बच्चे आपका जो करंट का रेट होगा, मतलब हीट करंट की बात हो रही है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा, और यहाँ करंट कुछ ऐसे आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना देगा आपको, ये हो जाएगा 100 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा थीटा माइनस 50, इधर क्या होगा, ये आ जाएगा थीटा माइनस 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से H1 प्लस H2। तो बस यहाँ से आपको फर्दर सॉल्व कर जाना है। आप जानते हो कि H इक्वल टू क्या होता है KA। अब यहाँ पे आपका जो चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा देखो ये दे रखा है आपको 3K, इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा चालकता है 3KA, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका 100 माइनस थीटा अपॉन, अच्छा समान छड़ें हैं जिनकी ऊष्मीय चालकता क्या है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगा बच्चे वो सेम ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका L इक्वल्स टू, ऐसे ही हम लोग H1 के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो H1 के लिए आपकी जो ऊष्मीय चालकता है ये क्या है, मान लेते हैं H1 बच्चे ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2KA, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा थीटा माइनस 50 अपॉन क्या देगा आपको L, प्लस क्या हम करेंगे यहाँ पे, तो ये तीसरे का दे रखा है आपको KA, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा माइनस 0 अपॉन क्या देगा आपको L। तो देखो L तो आपका कट हो जाएगा, KA भी कट हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से 3 टाइम्स 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स थीटा माइनस का 50 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका थीटा, क्योंकि थीटा माइनस 0 क्या देगा आपको थीटा ही देगा। तो यहाँ पे जरा सॉल्व कर जाओ, ये देगा आपको 300 माइनस 3 थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 थीटा माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस क्या दे देगा आपको थीटा। देखो ये कितना हो जाएगा आपका 3 थीटा दे देगा। अब इसको जरा देखिए, मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे फर्दर। तो ये कितना हो जाएगा 3 थीटा, और इसको इधर ले आओगे 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6 थीटा, इसको ले जाओगे तो हो जाएगा ये 400। तो ये इसको लिख सकते हैं बच्चे हम लोग 400 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 6 थीटा। तो यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना देगा आपको 400 बटे 6, मतलब 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 3, मतलब यहाँ पे देगा 200 बटे 3 डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा बच्चे आपका जंक्शन का टेम्परेचर 200 बटे 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका दूसरा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक मोटर कार एक वृत्ताकार रोड पर जिसकी त्रिज्या त्रिज्या दे रखी है आपको, कितनी है बच्चे आपकी 500 मीटर पर 30 मीटर पर सेकंड की। देखो यहाँ पे वृत्ताकार रोड है, पहली बात तो क्या बात की जा रही है यहाँ पे वृत्ताकार रोड, तो वृत्ताकार रोड, तो एक बात तो क्लियर है कि बच्चे यहाँ पे क्या होगा आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा बच्चे आपका चेंज होगा। इसकी चाल से बढ़ रही है, मतलब ये आपको एक्सीलरेशन भी दे रखा है, तो चूंकि वेलोसिटी आपका क्या होता है इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली, तो यहाँ पे देखो क्या होगा ये आपको दे रखा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बच्चे ये क्या दे रखा है आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है तो क्या होगा, ये एक एक्सीलरेशन बच्चे आपका इधर एक्ट करेगा,
और टेंजेंशियल इसका जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा किसके, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, ठीक है, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। तो देखो ये हो गया आपका क्या, रेडियल, ये हो गया टेंजेंशियल, नेट आपको दे देगा बच्चे ये, ठीक है। तो बस नेट हम लोगों को निकालना है, यहां से जब निकालेंगे ए नेट इक्वल्स टू क्या देगा, ये हो जाएगा आपका ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्लस क्या होगा यहाँ पे ए टी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। आप इसको क्या लिख सकते हो, एसी को लिखा जा सकता है बच्चे वी स्क्वायर बाई आर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी आपको दे रखा है जो कि क्या है आपका 2 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी भी दे रखा है आपको कि 30 मीटर पर सेकेंड है और त्रिज्या भी दे रखी है, तो रख जाओ भाई सारे वैल्यूज को यहाँ पे। तो बस फाइनल सॉल्व करना है, तो v का वैल्यू जब रखोगे तो कितना हो जाएगा 30 बटे यहाँ पे r कितना है आपका 500 है, 500 मीटर है, तो यहाँ पे कर दो इसका होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 4, तो ये कुछ कट रहा है यहाँ से तो इसको कट कर दो। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देगा आपको ए नेट, जो ए नेट का यहाँ से वैल्यू आएगा वो कितना देगा आपको 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन ये देगा आपको 2500 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और जब आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा ये कट हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर से तो हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि 50 ही बाहर आ जाएगा, तो 1/50 तो बाहर चला गया और इधर क्या बचेगा ये 2500 और इंटू 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 10,000, ठीक है। तो जब इससे आप जोड़ोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका 10,000, तो ये क्या देगा आपको 9 देगा, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चे आपका 10,009, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ फर्दर, देखो क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट कंसीडर कर लें कि अप्रोक्सीमेशन में कि ये क्या है बच्चे आपका स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, तो कितना आएगा यहाँ पे लगभग लगभग 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 100 बाहर आ जाएगा, 50 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। अब अगर अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे तो बच्चा क्या आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा और इसमें बच्चे आपका ओवरऑल पूरा सॉल्व किया गया है, तो यहाँ से जो ए नेट होगा बेसिकली ए नेट ये आपको लगभग यहाँ पे सॉल्व करके देगा 2.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना है मतलब 1/50 एंड 1009/50 को, ठीक है। तो आपको ये देगा 2.67 मतलब इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो आप 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे आपका सेकेंड आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तथा घूर्णन त्रिज्या किसी अक्ष के परिता भी क्या है यहाँ पे r है, तो गोले के केंद्र से अक्ष की जो दूरी होगी बच्चे वो आपको बतानी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो गोला मतलब एक स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्फीयर की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि घूर्णन त्रिज्या किसी अक्ष के परिता भी क्या है बच्चे आपका कैपिटल R है। तो गोले के केंद्र से जो अक्ष की दूरी है बच्चे ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो पहली बात तो त्रिज्या आपको दे रखी है क्वेश्चन में, त्रिज्या क्या है बच्चे आपका कैपिटल R है, ठीक है, और हमसे वो दूरी पूछी हुई है। तो चलो भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो चूंकि रेडियस आपको दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपका जो टेंजेंशियल के अकॉर्डिंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको लिख सकते हैं हम क्या mr² प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/5, ये क्या देगा आपको mr²। तो चूंकि यहाँ पे भी कैपिटल M होगा तो ये मास तो आपका कट हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करना है, इसको फाइनल सॉल्व कर जाना है, तो ये क्या हो जाएगा r² इक्वल्स टू ये देगा आपको r² प्लस देगा यहाँ पे 2/5 r²। तो जरा इस r² की वैल्यू निकाल जाओ, यहाँ से क्या आ जाएगी r² माइनस देगा आपको 2/5 r²। इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये कितना देगा आपको 5 - 2 ये आ जाएगा 3/5 और ये देगा आपको r²। तो जो स्मॉल r का वैल्यू है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r विल बिकम्स ये देगा आपको कितना √3/5 और ये क्या हो जाएगा आपका r आ जाएगा बाहर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो भाई क्या देगा ये दे देगा आपको 0.6, तो 0.6 आ जाएगा बच्चे आपका r, यही होगा आपका फाइनल आंसर। मतलब स्मॉल r का जो वैल्यू होगा वो आएगा आपका 0.6r, मतलब चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबल किसी वस्तु में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक बल होता है। तो प्रतिबल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रतिबल क्या होता है भाई, आपका जो स्ट्रेस है
वो क्या होगा, F परपेंडिकुलर क्या होगा अपॉन A। हालांकि ये टेंजेंशियल भी होता है क्योंकि यही इसको डिफरेंशिएट करता है प्रेशर से। तो ये बच्चे आपका टेंजेंशियल भी होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस में, ठीक है, तो वो बोलते हैं हम लोग F पैरेलल बाई A। तो बिल्कुल सही है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न क्या है, ये आंतरिक बल है। रबर स्टील से क्या है बच्चे आपका कम प्रत्यास्थ होता है। देखो रबर स्टील, क्योंकि यहाँ पे रबर की बात हो रही है और स्टील से क्या है बच्चे आपका कम प्रत्यास्थ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टील आपका क्या है, यंग मॉडल्स अगर आप देखोगे तो स्टील का क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा कंपेयर टू रबर। तो इसका मतलब क्या है कि स्टील, सही बात है कि रबर से ज्यादा क्या होगा आपका प्रत्यास्थ होगा, लेकिन ये तब तक संभव है जब हम लोग उस सीमा की बात करें, प्रत्यास्थ सीमा की बात करें, ठीक है, क्योंकि उस प्रत्यास्थ सीमा को अगर हम खींचें तो रबर को खींचने में बच्चे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू रबर, इसीलिए क्या होगा आपका स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होगा और रबर क्या होगा बच्चे आपका कम होगा। तो दोनों ही बच्चे सही है, प्रकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कोई आपका ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा बच्चे आपका दूसरा। एसएचएम करने वाले कण का मध्यमान स्थिति से विस्थापन आयाम दे रखा है, तो m अपॉन एम गुना हो जाता है आयाम का 1 अपन। तो भाई देखो यहाँ पे मान लेते हैं आयाम क्या है आपका कैपिटल ए, तो ये दे रखा है कि x इक्वल्स टू दे रहा है कि a बाई एम हो जाता है। तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या होती है, दैट इज नथिंग बट हाफ m, और ये होता है बच्चे आपका ओमेगा स्क्वायर, ये देता है आपको a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये x का वैल्यू दे रखा है, सब्स्टिट्यूट कर जाओ, तो जो आपकी गतिज ऊर्जा आएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा आपका a स्क्वायर माइनस क्या देगा आपको a स्क्वायर बाई m स्क्वायर। अब इसको जरा बच्चे सॉल्व करो, देखो भैया आपका जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, तो m गुना है यहाँ पे, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या दे देगा यहाँ पे आपको, ये आ जाएगा m a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ये रहेगा आपका m स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ से निकालो जरा गतिज ऊर्जा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, तो x दे रखा है, ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई m स्क्वायर। क्योंकि हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो दोनों का अनुपात निकालो भाई। देखो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हाफ m से हाफ m तो चला जाएगा, ये m स्क्वायर से m स्क्वायर भी चला जाएगा, तो a स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या देगा आपको a स्क्वायर, तो ये चला गया। तो जो आपको रेशियो दे रहा है वो कितना दे रहा है यहाँ पे, दैट इज m स्क्वायर माइनस का 1, ये आ जाएगा बच्चे आपका अनुपात, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, यदि कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक k को लाया जाता है तब संचित ऊर्जा क्या होती है, k गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे, अच्छा कह रहा है कि संधारित्र प्लेट बैटरी लाया तो फिर परावैद्युतांक k है, तो जो संचित ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे आपके k गुना हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है कि अगर आपकी पहले क्या है आपकी एनर्जी U है, तो अभी जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी KU हो जाएगी, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। प्लेट पर सतह आवेश घनत्व का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चे आपका नियत रहता है। तो जरा देखो यहाँ पे ये क्यों होता है, प्लेट पर सतह आवेश घनत्व का मान क्या होता है, नियत रहता है। बच्चे नियत तो नहीं रहता है, वो आपका डिपेंड करता है कि वहां पे आपकी चार्ज डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है मतलब एक समान है या असमान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो कारण बच्चे इसका गलत हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन देगा वो क्या देगा बच्चे आपको तीसरा, मतलब प्रकथन सही है लेकिन कारण क्या होगा यहाँ पे गलत होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहे हैं कि आर प्रतिरोध का एक तार आर त्रिज्या की एक वृत्तीय छल्ले में मोड़ा गया है, यदि पीओक्यू दे रखा है आपको 60 डिग्री, तो पी व क्यू के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा हुआ है। यहाँ पे आपसे पी व क्यू के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इसका जो प्रतिरोध है ये दे रखा है आपको पूरे का कैपिटल आर, ये आपको प्रतिरोध दे रखा है और ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि P बच्चे ये है और कुछ ऐसा आपका यहाँ पे समायोजन दिखाएगा, ये हो गया बच्चे Q,
और ये जो रेजिस्टेंस है ये है बच्चे, मान लेते हैं ए, ये रेजिस्टेंस क्या है आपका बी है, और ये पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं पी क्यू, जिसके बीच में आपसे नेट पूछा हुआ है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि है बच्चे आपका कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हम लोग बस ये निकाल लें कि ए और बी आर के टर्म में क्या रेजिस्टेंस होंगे, तो बस फिर पैरेलल हम लोग लगा देंगे कि समानांतर में हमारा जो तुल्य आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या होगा, बस हो जाएगा आपका नेट जो प्रतिरोध आएगा। तो देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब हम ए में देखेंगे बच्चे, तो ए के लिए क्या होगा, अच्छा टोटल प्रतिरोध क्या था बच्चे आपका आर, ठीक है, अपॉन यहाँ पूरा कितना है बच्चे आपका 2 पाई आर, मतलब ये 2 पाई आर सरकमफ्रेंस से आपको लेना है, और कितने में, ये 60 में बच्चे आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका पाई बाई 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पाई से पाई चला गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये क्या होगा आपका, साथ में इधर आर भी रहेगा, ये आर, तो आर से आर क्या होगा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कितना देगा आपको, आर बाई 6 दे देगा। ऐसे ही हम लोग अगर देखें बच्चे बी के लिए, तो बी के लिए क्या होगा, आर तो आपका पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस देगा आपको कितना, पाई बाई 3, और इनटू क्या हो जाएगा आर, अपॉन क्या देगा यहाँ पे 2 पाई आर। इसको जरा सॉल्व करो तो ये आपका सॉल्व इधर ये आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 6, 6 माइनस पाई कितना देगा 5, तो 5 पाई इंटू क्या होगा आर, अपॉन क्या देगा यहाँ पे 2 पाई, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो पाई से पाई यहाँ पे आपका चला जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक 3 भी रहेगा साथ में, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पे 5r/6, ये दे देगा आपको 5r/6। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है ये हो गया r/6, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये है आपका 5r/6। तो यहाँ पे निकाल दो भैया नेट, तो नेट क्या आएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या देगा आपका 1/r1, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 ये क्या हो जाएगा आपका r/6, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5r/6, तो ये क्या दे देगा आपको 6 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 6 चला गया ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 + 6 अपॉन आर, प्लस क्या देगा यहाँ पे 5r। तो बस इसको आपको सॉल्व कर जाना है, तो जब करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 36/5r, कुछ ऐसा बचेगा आर इक्विवेलेंट, क्योंकि आप रिवर्स करोगे आप इसके लिए, तो जो आपको नेट आर इक्विवेलेंट देगा वो कितना देगा 5r/36, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो जरा देख लो भाई कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 5r अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 36। देखते हैं हम लोग बच्चे अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 लंबे तार समानांतर तारों में चित्रानुसार दिखाए गए हैं, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इस प्रकार रखा जाता है कि जिस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो सी, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि दूरी पूछी हुई है आपसे, सी की तार डी से क्या होगी, दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस क्या है बच्चे आपकी x है, तो ये जो बचा है ये कितना हो जाएगा 15 - x, तो इसका मतलब इस पे कोई बल नहीं कर लग रहा है, तो जो आपका इधर F1 लगेगा और F2 लगेगा दोनों कैसे होने चाहिए, आपके इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे जो फोर्स लगता है बच्चे वो क्या लगता है, F/L इक्वल्स टू ये होता है μ0 I1 I2 अपॉन क्या होता है यहाँ पे 2 पाई d, ये होता है बच्चे आपका फोर्स। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है लंबे सीधे व समानांतर तार हैं, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग दोनों फोर्सेस देखें F1 और F2 को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा μ0, अच्छा देखो I1 क्या है बच्चे आपका 15, I2 क्या है इसमें 5 अपॉन 2 पाई, और D का वैल्यू दे रखा है आपको x, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0 इंटू, आपको देखो इसमें दे रखा है 5 एम्पियर, इसमें दे रखा है 10 एम्पियर, इंटू क्या हो जाएगा 5 × 10 बटे हो जाएगा यहाँ पे 15 - x, इंटू क्या रहेगा आपका 2 पाई। तो देखो इसको सॉल्व करो जरा, 2 पाई से 2 पाई चला गया, μ0 से μ0 चला गया, 5 से 5 चला गया, अब क्या बचेगा यहाँ पे, ये 10 बचा, तो 5 2 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, तो इसको जरा फर्दर सॉल्व कर जाओ, तो देखो यहाँ पे क्या देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स 15 - x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या देगा आपको 2x, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर जाओ तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 3x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2x, तो x इक्वल्स टू क्या देगा यहाँ पे 45/5, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा आपका 9 सेंटीमीटर, जो कि दे देगा आपको करेक्ट आंसर।
वह आपसे पूछा हुआ है कि सी व डी से दूरी होगी, तो सी व दूरी की दूरी कितनी है बच्चे, x है, तो मतलब यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला ही जो विकल्प है इसमें सही होगा। अब आते हैं हम लोग, निम्न चित्र में किसी संपूर्ण परिपथ के एक भाग को दिखाया गया है। यदि किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा I का मान 5 एम्पियर है, तो यह धारा 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड की दर से घट रही है। तो आपसे पूछा है VB माइनस VA का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो करंट का डायरेक्शन ये दिखा रखा है आपको, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और B क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल बच्चे VA है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है आपका VB है, और करंट यहाँ पे I फ्लो हो रही है और इंडक्टर के क्रॉस है, तो क्या हो जाएगा माइनस का L क्या होगा, ये di/dt। तो ये di/dt आपको दे रखा है 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक बैटरी बच्चे रिवर्स लगाई है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए लगाते हैं हम लोग KVL। तो क्या होगा यहाँ पे VA माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे I इंटू हो जाएगा 1 ओम, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये रिवर्स लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। और देखो ये भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो L मतलब दे रखा है आपको 5 मिली हेनरी इंटू 5 इंटू क्या होगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ रेट दे रखा है, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे VB इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। अब बस इसको फर्दर सॉल्व करना है। करंट भी दे रखी है आपको कि 5 एम्पियर की करंट है, तो हमसे पूछा क्या है कि VB माइनस VA पूछा है। तो चलो भाई VB को उधर लेके जाते हैं, तो VB और ये उधर गया और ये माइनस इधर लेके जाएंगे, तो VB माइनस VA इक्वल टू देखो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चे आपका माइनस का 5 और प्लस का क्या था यहाँ पे 15, प्लस यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो ये चला जाएगा। तो आई थिंक देखो VB माइनस VA आपको मिल चुका है, जो कि किसके इक्वल आएगा आपका 15 वोल्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 15 वोल्ट हो जाएगा बच्चे आपका सही आंसर। हमेशा याद रखना कि करंट का जो हमेशा जो करंट की दिशा होगी वो क्या होगी, हमेशा ज्यादा विभवांतर से कम विभवांतर की हो। तो VA चूंकि करंट VA से आ रहा है, तो ये हम लोग जो हमारा KVL का डायरेक्शन होगा वो भी कहां से होगा, BA की तरफ से होगा। चलिए, कह रहे किसी धात्विक पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। देखो आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ाओगे तो क्या होगा, वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हो गतिज ऊर्जा क्या होता है, दैट इज नथिंग बट h न्यू माइनस क्या होगा आपका वर्क फंक्शन होगा। तो यहाँ पे एक बात, तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी भाई आपकी, क्योंकि आपको पता है कि SC/λ होता है, तो ये भी गलत। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दे तो हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे बच्चे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके जो फोटोनों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है। फोटोनों की जो संख्या है वो क्या होगी बच्चे आपकी, बढ़ जाएगी, जिससे आपकी जो फोटो धारा है वो भी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ने से आपकी गतिज ऊर्जा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका फोर्थ। देखते हैं अगला, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल मुख्य क्वांटम संख्या पर क्या निर्भर करता है। तो देखो भाई कि जो फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी होगी बच्चे क्या होगा आपका V²/R के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी की, तो जो वेलोसिटी की बच्चे आपकी प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो क्या होती है, दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका मतलब वेलोसिटी आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू Z/n। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे R की, तो जो R की प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो बच्चे क्या होती है, R इज प्रोपोर्शनल टू, ये देता है आपको n²/z। तो बस यहाँ पे रख जाओ, देखो क्या होगा, सिर्फ n को, z तो कट ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू v मतलब 1/n², और r मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका n², ये अपॉन ये आपका चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो f प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे यहाँ पे 1/n⁴ दे देगा, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा आपका सही होगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखते हैं अगला, कह रहा है कि दिए गए परिपथ के अनुसार दो तरंगों रूपवा की एक साथ आरोपित किया जाता है तो परिणामी तरंग है। आपसे पूछा गया परिणामी तरंग क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी बात याद रखो कि सर्किट में ही आप यहाँ पे बना लो। देखो पहली बात तो ये नीचे वाला 0 होगा और ऊपर वाला क्या होगा 1, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 1। आपको क्या दे रहा है यहाँ पे,
अच्छा यहाँ पे इसमें बनाते हैं जो हमको इनपुट दे रखा है। देखो यहाँ पे बच्चे क्या है, 1 है, ये क्या है आपका 1 है, ठीक है। अब पहले इसके लिए निकालो आप फाइनल आउटपुट। देखो भाई फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ये मान लेते हैं ए है, ये क्या है बी है, तो इधर हो जाएगा ए बार, इधर क्या आएगा आपका बी बार। अब यहाँ पे जो आउटपुट देगा वो कितना देगा आपको, ए बार प्लस बी बार देगा। तो जरा देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब हम ए को 1 देंगे, बी को भी 1 देंगे, तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये आपने दिया 0 और इसको भी क्या दिया आपने, 0 दिया। तो जब दोनों को ही 0 दे दोगे तो 0 0 बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आना चाहिए। इसको आपने 1 दिया, इसको क्या रखा, 0 दे रखा है, तो एक को 1 और एक को 0, तो 1 बार 0 हो जाएगा, 0 का बार 1 हो जाएगा, तो फिर से 1 आ जाएगा। अब क्या किया आपने, 0 इसको, इसका 1, फिर से क्या देगा आपको, 1 दे देगा। मतलब पहली बार तो नीचे जाएगा और तीनों बार क्या होगा बच्चे आपका ऊपर आएगा। तो देखो भाई पहली बार ये नीचे गया है और फिर क्या दिया है आपका, ऊपर ही आया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आउटपुट निकालो, फिर देखो कि आपके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए देखते हैं बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है, यदि टी मोटाई और म्यू अपवर्तनांक की एक अभ्रक पट्टी झिर्री S1 के सामने रख दी जाए तो जो पथांतर होगा, देखो कह रहा है कि S1 के सामने अगर यहाँ पे क्या पट्टी रख दो टी, जिसकी क्या है मोटाई है, तो यहाँ पे बच्चे जो आपका बेसिकली जो पाथ डिफरेंस है, मतलब जो बोला गया है पथांतर S1p माइनस का S2p, ये हो जाता है बच्चे आपका n लैम्डा प्लस म्यू 1 माइनस का 1 इंटू टी, ये कुछ हो जाता है। अगर ये आपका क्या है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो यहाँ पे आपका 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, म्यू 1 माइनस, मतलब ये प्लस हो जाता है बच्चे यहाँ पे पथांतर, तो मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, दूसरा। तो दूसरा सही आंसर है। देखते हैं बच्चे हम लोग आगे, पी टाइप अर्धचालक, चूंकि पी टाइप अर्धचालक मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होते हैं, धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, वैद्युत उदासीन होते हैं। बच्चे ये ऐसे कोई भी चार्ज शो नहीं करते जब तक हम लोग इनका पीएन संधि डायोड नहीं बनाते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके वैद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे वो क्या होंगे बच्चे, आपके होल्स रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए परिपथ में बैटरी B1 में धारा होगी, तो यहाँ पे देखो दे रखा है आपको 5 वोल्ट, इधर दे रखा है 30 वोल्ट। तो चलो भाई लगाओ यहाँ पे केवीएल, क्या होगा ये आपका पहला लूप और ये हो जाएगा इधर से दूसरा लूप। मान लेते हैं इधर से करंट बच्चे I1 फ्लो हो रही है और इधर से करंट क्या हो रही है, I2 फ्लो हो रही है। जो यहाँ पे करंट आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये होगी आपके I1 प्लस I2। तो बस क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा दो भाई केवीएल, देखो क्या हो जाएगा, 15 माइनस का ये हो जाएगा I1 गुणे 6 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या देगा आपको 0। तो इसको जरा फर्दर सॉल्व कर जाओ, तो 15 माइनस का क्या हो जाएगा 6 6 12, 12I1 और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 6I2 इक्वल्स टू आएगा आपका 0। इसको इधर ले आओ तो 15 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो एक काम कर लो यहाँ से 3 को ले लो कॉमन, तो ये क्या देगा आपको 4I1 प्लस का देगा आपको 2I2, तो 3 5 15, तो 4I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे आपका 5। मान लेते हैं ये समीकरण क्या है आपका पहला। अब जरा दूसरे में आओ, तो भैया 30 वोल्ट ये हो गया, अब माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 12, माइनस का क्या हो जाएगा 6, अब ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 बराबर क्या देगा आपको 0। तो 30 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 6 कितना हो जाएगा आपका 18I2 माइनस का क्या होगा यहाँ पे 6, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे I1। अब एक काम कर लो यहाँ पे 6 को ले लो कॉमन, तो 6 कॉमन लोगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30, इधर क्या बचेगा 3I2 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका I1, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। अब देखो भाई इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको, तो दो इक्वेशंस है आपके सामने और आपसे बैटरी B1 में धारा पूछी हुई है, मतलब I1 पूछा हुआ है आपसे। तो चलो भाई निकालो यहाँ पे I1 क्या आएगा, तो ऐसा कर लेते हैं कि I2 वाला वैल्यू सेम कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर दो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर क्या करो आप 3 का मल्टीप्लाई करो। तो देखो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 3 चौको 12I1 प्लस क्या देगा ये आपको 6I2
इक्वल्स टू ये देगा आपको 15। इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 6। इधर बचेगा कितना आपका 2i1 प्लस बचेगा आपका 6i2 इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 10। तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ, ये माइनस ये भी क्या होगा माइनस, ये कट गया, तो ये देगा आपको 10i1 इक्वल्स टू 5। तो जो i1 का वैल्यू आ जाएगा वो कितना देगा 5/10, मतलब आपको देगा यहाँ पे 0.2 एम्पियर। ये 12 में 2 गया 10, इधर क्या बचेगा आपका 5। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5/10। 5/10 को जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा यहाँ पे, रुकिए 5 ये 10 आ जाएगा, तो जो i1 का वैल्यू आएगा वो कितना देगा आपको 0.5 आएगा। हाँ सॉरी ये मिस्टेक थी, 0.5 एम्पियर आ जाएगा, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो जो बैटरी B1 में जो धारा होगी वो बच्चे आपको कितना देगा यहाँ पे 0.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका सेकेंड है। कह रहा है कि 3 बल्ब P1 P2 P3 किसी कण पर एक साथ लगे हैं और यदि कण स्थिर हो तो P1 P2 आपस में लंबवत हो। तो कह रहा है कि देखो तीनों बल्ब क्या है स्थिर हैं, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है वेक्टर फॉर्म। अच्छा यहाँ से अगर आप लिखो तो क्या लिख सकते हो P1 वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का क्या हो जाएगा P2 प्लस P3, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे P3 का स्क्वायर। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, मतलब चारों ही ऑप्शन क्या है बच्चे, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, मतलब उपरोक्त सभी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी में क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे कि एक समान दो आवेशों के बीच एक समान आवेश को रखा जाता है जब तीसरा आवेश, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समान आवेश है, मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा आपने, और यहाँ पे कह रहे कि तीसरा आवेश कहाँ पे रखा जाएगा। देखो तीसरे आवेश की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली बात तो वो स्थायी में नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोनों की वजह से ही जो अबे आपका जो बल लगेगा वो दोनों की वजह से क्या होगा अबे हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे कोई आवेश रखना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज अगर आप यहाँ पे रख दो, एक मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज है, तो देखो भैया इसकी वजह से आपका ये अवे हो जाएगा, इसकी वजह से आपका ये अवे चार्ज जाएगा। तो मतलब उसी स्थाई जो आपकी अक्ष है, मतलब उसी अक्ष पे क्या होगा हमको चार्ज रखना पड़ेगा। अच्छा निरक्षीय स्थिति पूछा, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो इक्विटोरियल पोजीशन में बच्चे नहीं होगा आपका, अच्छी स्थिति के अनुदिश बल लगेगा। अस्थाई संतुलन अक्ष के क्या होगा बच्चे अनुदिश होगा, अस्थाई संतुलन नहीं, वहां पे स्थाई संतुलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा स्थाई संतुलन अक्ष के अनुदिश बच्चे क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये आपको समझना है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अच्छा स्थाई और अस्थाई का मतलब क्या है, स्थाई और अस्थाई का मतलब बच्चे ये है कि अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें यहाँ से, ठीक है, कुछ डिस्टेंस हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो जो वापस जो है ऑब्जेक्ट आपका नेट ना जा पाए, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या होगा आपका वापस अपनी पोजीशन पे फिर से चला जाएगा, जैसे हम इस फोर्स को क्या करेंगे रिमूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल ले लो कि अगर हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखें और इसको यहाँ से डिस्टर्ब कर दें, तो ये देखिए छोड़ने के बाद फिर क्या होगा कुछ ऐसे ऐसे करके ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर भी थोड़ी देर पहुंच जाएगा, ये हो गया स्थायी संतुलन। अस्थाई क्या होता है कि यहाँ पे कोई बॉल रखी है, इसको आप यहाँ से शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, तो ये होता है आपका स्थायी संतुलन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बच्चे आपका चौथा। देखिए 22 नंबर कह रहा है कि F1 फोकस दूरी के अभिदर्शक तथा F2 फोकस दूरी के अभिनेत्र वाले दूरदर्शी के कोणीय आवर्धन का आंख की विश्रांत अवस्था के लिए सूत्र होगा। तो इसकी अगर हम लोग विश्रांत अवस्था की बात करें बच्चे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कोणीय आवर्धन क्षमता का, जो कि होता है बच्चे आपका क्या, ये होता है हमेशा फोकस दूरी आपकी अभिदर्शक लेंस की और अभिनेत्र वाले की क्या होती है फोकस दूरी का रेशियो होता है, तो वो आपको रेशियो दे रखा है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे F1/F2 का रेशियो ही क्या देगा बच्चे आपको कोणीय आवर्धन दे देगा, किसके लिए आपको विश्रांत अवस्था के लिए। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे तीसरा, तीसरा इसका क्या होगा आपका सही आंसर होगा।
देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि कौन सा ग्राफ ग्रहों की सूर्य के चारों तरफ गति के लिए सही होगा। तो देखो भाई यहाँ पे टाइम पीरियड और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो आप जानते हो कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चे, आपका आर क्यूब होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, के आर क्यूब। तो इसका मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यहाँ पे के आर क्यूब होगा। सो अगर आप देखो तो टी स्क्वायर अगर आपने एक एक्सिस को कंसीडर किया है, आर क्यूब कर दो, तो जो आपका ग्राफ जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा और कहाँ से पास होगा, आपका ऑरिजिन से पास होगा, मतलब मूल बिंदु से पास होगा। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक अर्धवृत्ताकार तार जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या ओएबी में दिखाया गया है। तो रिंग के तल में वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो ये डिस्टेंस हो गई बच्चे आपकी आर। तो आपसे पूछा हुआ है गोले के लिए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये होगा आपका एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, क्योंकि अलोंग द डायमीटर हम देखेंगे, प्लस क्या होगा यहाँ पे, ये आर डिस्टेंस दे रखा है क्योंकि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस होता है आपका एम आर स्क्वायर। तो जरा रखो यहाँ पे, तो कितना देगा आपको 3/2, ये आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर। यही आएगा बच्चे आपका करेक्ट उत्तर, जो कि है आपका क्या, दूसरा ऑप्शन सही दे देगा। कह रहे कि चित्रानुसार किसी सेल का विद्युत वाहक बल, और देखो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है V और करंट के बीच में। तो आप जानते हो कि V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस का IR, यह आपका बेसिक इक्वेशन होता है। अगर आप क्या करो, इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से जरा कंपेयर कर दो, तो c ये हो जाएगा प्लस एम एक्स यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है आपका करंट है। तो ये जो स्लोप होगा वो क्या देगा बच्चे आपको, रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध ये तो पूछा हुआ है आपसे, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या देगा आपको, यहाँ पे एक स्लोप देगा। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो भाई यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका x, 0। तो भाई निकाल लो यहाँ से, तो r का जो वैल्यू देगा यहाँ पे क्या दे देगा आपको, y/x। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चे, ये था हिंदी माध्यम के पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, और इसके बाद आपको कराएंगी नैना मैम। सो थैंक यू सो मच बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हम लोग क्वेश्चन 1 से 25 तक डिस्कस कर चुके हैं और आगे अब डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। तो इसका स्टार्ट करने से पहले बेटा, हमारे सिंह सर का सपना किया पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इस सपने को हमें साकार करना है। और बेटा बिना समय बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। आवेश Q नॉट की एक वर्गाकार प्लेट जिसकी भुजा L है कि एक कोने के ऊपर L दूरी पर रखा गया है, प्लेट से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो बेटा प्लेट से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर इस कोने पर एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज Q नॉट। अगर बेटा हम ये देखें कि यहाँ पर इस तरह से हमारी प्लेट है, एक कोने पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, एक कोने पे चार्ज है, अगर इस तरह से प्लेट में हम माने, इसको एक क्यूब माने, तो बेटा क्यूब हमारे कितनी सतहें हो जाएंगी इसके सामने, 3 सतहें हैं इसके सामने। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितनी सतहों से होकर गुजरेगा, 3 सतहों से होकर गुजरेगा। तो बेटा जो हमारा y होगा वो क्या आएगा हमारा, 1/3 Q/ε0 होता है, हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है। तो Q और हमारा हो जाएगा 8ε0, तो आ जाएगा हमारा Q/24ε0। तो बेटा फाई की वैल्यू आई Q/24ε0। तो बेटा हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, Q/24ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र B = B0x के कैप चित्रानुसार ऊपर की ओर है। यदि एक L लंबाई का सीधा तार जिसमें धारा I चित्रानुसार बह रही है, तो परिणामी चुंबकीय बल का मान होगा। लिखा है Z अक्ष कागज के लंबवत ऊपर की ओर है। तो बेटा हमारे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है B = B0x और K कैप। तो बेटा B0x दे रहा है, यानी कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो x के साथ बदल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है बेटा, और यदि एक L लंबाई का सीधा तार, तो L लंबाई का बेटा यहाँ पे L लंबाई का सीधा तार है, और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका हम छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे। हमने माना हमारा dx है, तो छोटे से एलिमेंट को लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारा जो
बल आएगा। अब बेटा हमारा जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो के कैप है। अगर हम इस तरफ जाएं तो ये हमारा किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो अगर इसके लिए यूनिट वेक्टर ले तो क्या हो जाएगा, आई कैप होगा। और बेटा फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, इसके लंबवत हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, जे कैप। तो एफ इज इक्वल टू माइनस हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, बी नॉट एक्स के कैप। के कैप तो बेटा हमारा जो फोर्स है वो हमारा क्या रहेगा, इन दोनों का लंबवत रहेगा, तो हम लेंगे यहाँ पर जे कैप इंटू डी एक्स जे कैप। और हमारी जो लिमिट रहेगी कहां से कहां रहेगी, 0 से एल तक, तो 0 टू एल हमारी लिमिट हो गई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो बी नॉट आएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई हमारी 0 से एल, तो बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2, माइनस आगे चल रहा है हमारा, तो माइनस बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2, और हमारा साथ में है यहाँ पर जे कैप। तो बेटा हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यहाँ पे आई भी हमारा आई रहेगा, क्योंकि बेटा हमारा आईबीएल जो है, आईबीएल हमारा होता है फोर्स, तो यहाँ पर हमारा आ गया आई बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2। तो आई बी नॉट एल स्क्वायर बाई 2 हमारा कौन सा आंसर है माइनस में, बेटा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेटा, एक साबुन के बुलबुले का विभव 16 वोल्ट है, इसकी त्रिज्या का 2 गुना किया जाता है, तब विभव कितना होगा। तो बेटा यहाँ पर विभव आपको 16 वोल्ट दे रखा है और त्रिज्या को 2 गुना किया जा रहा है, और V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, यानी कि अगर इस तरह से लिखे V1 बाई V2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा R2 बाई R1। V1 हमको दिया है बेटा 16 वोल्ट, V2 हमें निकालना है, और वो बोल रहा है कि त्रिज्या क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है, यानी कि R2 हमारा 2R है और R1 R है, तो इसको हमने काटा। तो बेटा V2 की क्या वैल्यू आएगी, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 बाई 2, यानी कि 8 वोल्ट। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 8 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि बेटा यदि बाहरी गोले पर आवेश Q0 है, आंतरिक गोले को पृथ्वी से जोड़ते हैं, तब आंतरिक गोले में आवेश होगा। तो बेटा हमारा बाहरी गोले में जो आवेश है वो हमारा Q0 दिया गया है, हमने माना कि हमारा जो अंदर का गोला है, ठीक है, जो आंतरिक गोला है उस पे आवेश हमारा क्या है, Q0 है, तो हमने Q है, तो माना जो अंदर के गोले पर, आंतरिक गोले पर आवेश, बेटा हमने माना क्या है, हमारा आवेश Q है, तो आंतरिक गोले पर आवेश Q है अगर, तो बेटा विभव क्या होगा हमारा, अंदर जो हमारा विभव होगा आंतरिक गोले पे, विभव हमारा क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। तो अगर हम निकालें इसका, वो बोल रहा है आंतरिक गोले पे आवेश है, तो हमें यानी कि Q की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू बेटा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर दोनों ही गोलों के लिए निकालें तो हमारा V ऐसे केस में क्या होगा, शून्य होगा, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारा Q0 अपॉन, जब हमारा चार्ज Q0 है तो रेडियस हमारी R2 है, Q0 अपॉन R2 प्लस हमारा Q बाई R1। तो बेटा ये 0 के बराबर है, तो हमारा हो जाएगा Q0 बाई R2 इज इक्वल टू Q बाई R1। तो बेटा हमें क्या निकालना है, यहाँ पर R1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे Q0 बाई R2 इंटू R1, किसमें, माइनस में। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है बेटा करेक्ट ऑप्शन है, R1 बाई R2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बेटा हमारा फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है, -Q0 R1 बाई R2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन की, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और अधिकतम ऊंचाई h तक ऊपर की ओर जाती है, तो कितनी ऊंचाई पर प्रारंभिक मान से 75% गतिज ऊर्जा रह जाएगी। तो बेटा हमने माना जो हमारी हाईएस्ट ऊंचाई है, जो हमारी सबसे ऊंचाई पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारा वहां पे V क्या हो जाएगा,
हमारा 0 होगा तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और अधिकतम ऊंचाई पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी mgh, यानी कि ½ mv² इज इक्वल टू mgh। ये हमने माना इक्वेशन नंबर 1 है। अब बेटा हमने माना कोई दूसरी ऊंचाई है h2, ठीक है, तो ऊंचाई h2 पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका 75%, उसका कितनी होगी 75%। तो 75% जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी कि हो जाएगा हमारा 75/100 और प्रारंभिक हमारी गतिज ऊर्जा है हमारी ½ mv², यानी कि आ जाएगा हमारा 3/4 इंटू ½ mv²। तो बेटा हम यहाँ पे देखें, हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 मानी है, 1 लिखी है, तो ½ mv² बराबर mgh है, तो ½ mv² की जगह हम लोग mgh पुट करते हैं, तो 3/4 mgh, ये हमारी आई बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बेटा H2 ऊंचाई पर जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, जो हमारी कुल ऊर्जा होगी, तो जो हमारी टोटल एनर्जी आ रही है H2 ऊंचाई पर, H2 ऊंचाई पर बेटा जो हमारी टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा हमारी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हमारी है यहाँ पर ½ mv² प्लस हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर 3/4, काइनेटिक एनर्जी हमारी है 3/4 mgh, काइनेटिक एनर्जी है बेटा हमारी 3/4 mgh और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी mgh2। और बेटा टोटल एनर्जी अगर इसमें निकाले, हमारी जो प्रारंभिक टोटल एनर्जी है वो हमारी क्या है mgh, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमारी प्रारंभिक में 0 है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh है, तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा mgh। तो mgh बराबर 3/4 mgh प्लस mgh2, h2 की वैल्यू बेटा हमें निकालनी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 mgh इस तरफ आएगा तो बेटा हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/4 mgh बराबर हमारा आया mgh2। तो mg से बेटा mg हमारा कट गया, तो h2 इज इक्वल टू आया h/4। तो बेटा हमारी हाइट क्या आई h/4। तो देखें हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 h/4। नेक्स्ट है हमारा, एक मीनार से 2 गेंदें एक ऊपर की ओर तथा एक नीचे की ओर समान वेग से प्रक्षेपित की जाती हैं। पहली गेंद 3 सेकंड तथा दूसरी गेंद 2 सेकंड पश्चात क्षैतिज तल में टकराती है। मीनार की ऊंचाई होगी, तो बेटा मीनार की ऊंचाई हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है कि h इज इक्वल टू होता है बेटा ½ g T1/T2। तो 2 टाइम्स हमें दिए हुए हैं, कौन कौन से टाइम दिए हैं, g की वैल्यू 10 होती है, T1 दिया है 2 सेकेंड और 3 सेकेंड और T2 दिया है हमें 2 सेकेंड। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, हमारी जो हाइट आई वो आई बेटा 30 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 30 मीटर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 32 है, यदि डायोड पश्च अभिनत में हो तो निम्नलिखित परिपथ का बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। अगर बेटा हमारा डायोड क्या है पश्च अभिनत है, तो अगर डायोड पश्च अभिनत है तो V1 होगा हमारा लेस देन V2 और V1 हमारा लेस देन V2 होगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 4 ओम 5 ओम और 4 ओम ये तीनों ही क्या होंगे हमारे सीरीज में होंगे। तो जो हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा होगा 4 + 5 + 4 यानी कि 13 ओम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 13 ओम। फिर क्वेश्चन नंबर 33, किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 8I + 4J + 3K है, तो XY तल में विद्यमान 100 इकाई के क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें E दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है
क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स वाई तल में जा रहा है, यानी कि फाई इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारा ई इंटू डी एस होता है। तो ई हमारा दिया है 8i प्लस 4j प्लस 3k, एक्स वाई तल में है, तो हमारा यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो बेटा हो जाएगा हमारा 100k। डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा k से k का हो जाएगा प्रोडक्ट, तो आया हमारा यहाँ पे 300 यूनिट्स। तो फाई की वैल्यू आई हमारी 300 यूनिट्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ सही जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 300 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा, यहाँ पे आदर्श गैस के लिए पीवी ग्राफ निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है, नीचे गए चित्रों में कौन सा चक्र टीपी ग्राफ का सही निरूपण है। तो बेटा हमें पीवी के बीच में ग्राफ दिया है और हमें टीपी के बीच में ग्राफ पूछ रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि पॉइंट 1 से 2 तक जो है क्या हो रहा है, हमारा इस तरफ जा रहा है, एरो हमारा इस तरफ है, तो हमारा प्रेशर क्या है, घट रहा है। तो जब हमारा प्रेशर घट रहा है और P इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट अपॉन V दिया है, यानी कि PV इज इक्वल टू अगर आपका कांस्टेंट है, यानी कि आपका T क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और P घट रहा है, तो ऐसे केस में पहला ग्राफ इसमें देखें तो P बढ़ रहा है, ये तो नहीं होगा। दूसरे में P हमारा कांस्टेंट है, ये भी नहीं होगा। और थर्ड है हमारा यहाँ पे प्रेशर घट रहा है और फोर्थ है हमारा यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा ग्राफ नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 1 kg है, एक चिकने आनत समतल पर रखी हुई है। इस प्रकार F इज इक्वल टू 10 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा में चित्रानुसार लगाया जाता है, पिंड पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया का मान होगा। यानी कि आपसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम बेटा, हमारा फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और इसी तरीके इसका mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, तो mg हमारा नीचे की ओर। और हमारा जो प्रतिक्रिया बल लगता है वो बेटा इस तरह से लगता है, तो हमारा आया n, तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रतिक्रिया बल है। अगर हम इस तरह से हमारा ये आ रहा है तो इक्वेशन में लिखें तो हमारा क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर इज इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। तो बेटा हमारा n का स्क्वायर हमें निकालना है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n स्क्वायर प्लस आपका इज इक्वल टू mg, m हमको क्या दिया हुआ बेटा 1 kg दिया है और g की वैल्यू 10 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस f हमें 10 न्यूटन दिया है, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो बेटा n स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 प्लस 100 यानी कि 200। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 110, n की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारा यहाँ पर 10√2 न्यूटन। तो हमारे वैल्यू आई 10√2 न्यूटन। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर खंड बी है, तो क्वेश्चन नंबर 36, कुंडली की त्रिज्या r है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो बेटा त्रिज्या r इसकी हमें गिवन है और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा करंट क्या है, एक्सिस पर है, और यहाँ भी क्या है, एक्सिस पर है। तो एक्सिस पर है तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरफ देखें तो करंट हमारी क्या है, क्लॉकवाइज है। करंट अगर हमारी क्लॉकवाइज है तो जो हमारी फील्ड होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा बेटा, हमारा इनवर्ड होगा। इनवर्ड होगा यानी कि क्रॉस होगा। तो ऐसे केस में जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो B इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4πr इंटू 5। तो एंगल अगर हम इसमें देखें तो टोटल एंगल हमारा इस पे क्या बन रहा है, केंद्र पर 2π बन रहा है। तो म्यू नॉट अपॉन 4πr इंटू 2π। तो बेटा हमारा यहाँ पे आया, पाई से पाई कटा, तो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई अपॉन बेटा 2r आया। जब हमारा क्या है, जो हमारी करंट है वो क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर इसके कारण जो करंट है वो हमारी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड हमारी क्या होगी, अपवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। तो आउटवर्ड होगी तब हमारा जो B आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा, वो क्या आएगा, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन
2r। तो जो हमारा नेट चुंबकीय क्षेत्र वो होगा B1 प्लस B2, यानी कि हमारा म्यू नॉट I अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो B की वैल्यू आई हमारी 0, यानी कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, यहाँ पर एक चालक गोली कोश त्रिज्या r है जिसकी के केंद्र से 2r दूरी पर एक आवेश q रखा गया है। बेटा यहाँ पे 2r दूरी दी गई है, आवेश यहाँ पर प्लस q रखा गया है, गोले के केंद्र पर विभव होगा। तो बेटा गोले के केंद्र पर विभव बोल रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r होता है यहाँ पे, लेकिन r बेटा हमें 2r दिया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 2r। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर है हमारा q कितना दिया है हमें, कैपिटल Q दिया हुआ है, तो हमारा q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आंसर मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट r सॉरी, ठीक है। तो q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बेटा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बेटा क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्न चित्र में एक निश्चित परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं, किस संक्रमण में फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होगी। बेटा यहाँ पर हमें कई संक्रमण दिखाए गए हैं, यहाँ पे 2 से 1, 3 से 2 और 4 से 3 का संक्रमण है। एक हमारा 1 से 3 के बीच में जा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो ये तो हमारा गलत ही है। अगर हम 2 से 1 में आ रहे हैं तो बेटा यहाँ पर कौन सी सीरीज हमारी बन रही है, लाइमन, और अगर हम 3 से 2 में आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारी कौन सी सीरीज बन रही है, बामन, और अगर हम 4 से 3 में आ रहे हैं तो हमारी कौन सी सीरीज बन रही है, पांचचंद। तो बेटा हमारी जो वेव लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा किसके लिए कम होती है, वेव लेंथ सबसे कम होती है बेटा हमारी लाइमन के लिए, और E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ, यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसी की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा हमारा जब संक्रमण 2 से 1 में होगा तो एनर्जी हमारी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा असंपीड द्रव का आयतन प्रत्यास्था गुणांक होगा। तो बेटा संपीड द्रव का आयतन प्रत्यास्था गुणांक अनंत होता है, तो हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40, आर त्रिज्या की एक केश नली को पानी में डुबोने पर पानी h ऊंचाई तक चढ़ता है। केश नली में उपस्थित जल का द्रव्यमान m है। यदि नली की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो केश नली में उपस्थित जल का द्रव्यमान होगा। तो बेटा जितना भी जल आपका केश नली में चढ़ता है उसका द्रव्यमान m हमको दिया हुआ है। तो बेटा केश नली में चढ़ने वाले जल का द्रव्यमान m इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या होगा यहाँ पर, अच्छा हमारा घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो m इज इक्वल टू होगा रो इंटू v। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा a इंटू h इंटू रो। a को बेटा a हमारा एरिया है तो हमारा लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच रो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, एच रो को हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा कॉस थीटा इज इक्वल टू रो आर एच। तो बेटा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आर से आर हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारा m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। m जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, यानी कि अगर हमारा r दुगना हो रहा है, यदि हमारी त्रिज्या क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, तो हमारा मास भी क्या होगा, दुगना होगा, हमारा द्रव्यमान भी दुगना होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आया बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2m, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 41, दिखाए गए चित्रानुसार एक धातु की क्षण परिपथ को पूरा करती है तथा परिपथ का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। बी आपको 1 टेस्ला दिया है।
यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध 2 ओम है और क्षण को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कराने के लिए कितना बल लगाना होगा। बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, एफ की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, हमें बी दिया हुआ है बेटा 1 टेस्ला और हमें आर दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 2 ओम और वी दिया हुआ है हमको यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड और हमें एफ निकालना है। तो बेटा एफ इज इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो बेटा हम कैसे इसको निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे ई। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू होता है हमारा वी बी आर, वी बी एल। तो वी हमें दिया है बेटा 2, बी दिया है 1 और आर हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको यहाँ पर बेटा 2 और एल हमको क्या दिया हुआ है, एल हमें फिगर में दिया हुआ है, एल हमें फिगर में दिया है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, तो आया हमारे यहाँ पे 1। ठीक है, ई की वैल्यू आई हमारी 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या निकालेंगे, हमें एफ इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो आई बी एल साइन थीटा हमारे पास क्या नहीं है, आई नहीं है, तो आई इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ई बाई आर होगा। तो ई हमारा क्या आया, हमारा ईएमएफ आया यहाँ पे 1 और आर की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पे दी है 2 यानी कि आया हमारा 0.5 एम्पियर। आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। तो अब हम एफ जो है इजिली निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो आई हमको यहाँ पर हमने निकाला है 0.5 और हमें जो फील्ड दी गई थी बी दिया है हमें 1 और एल की वैल्यू बेटा हमारे पास है 0.5। तो यहाँ पर हमारा आया, जब सॉल्व करेंगे 0.25 न्यूटन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 0.25 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। यदि किसी सोनोमीटर के तार को कंपित क्षेत्र की लंबाई 1% बढ़ाई जाती है, इसकी आवृत्ति में परिवर्तित प्रतिशतता होगी। तो बेटा हमारी आवृत्ति का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम बेटा इसको किस तरह से लिखें, अगर हम परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि अगर निकालनी हो, कैसे लिखेंगे, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 1/2 डेल्टा टी अपॉन टी प्लस आपका आया 1/2 डेल्टा म्यू अपॉन म्यू। तो बेटा हमारे यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है कि यदि सोनोमीटर के तार में कंपित क्षेत्र की लंबाई 1% बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवृत्ति में परिवर्तन। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो बेटा डेल्टा एफ अपॉन एफ हमें क्या दिया है, लंबाई, हमको लंबाई में प्रतिशत त्रुटि दी है हमारी 1%। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे 1%। तो हमारा जो डेल्टा एफ अपॉन एफ की जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, ऑप्शन नंबर 3 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 परिपथ में वर्ग माध्य मूल धारा बताइए। तो बेटा हमें ई दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, धारा का मान पूछ रहा है। तो बेटा किस तरह से इसको करेंगे, E इज इक्वल टू अगर हम रिजल्टेंट निकालें E1 प्लस E2, E1 हमें दिया हुआ है बेटा 3 साइन पाई टी और E2 हमें दिया है 4 कॉस पाई टी। ठीक है, और E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो बेटा हमारा I इज इक्वल टू हो जाएगा और R हमको क्या दिया हुआ है, R हमको दिया है 5 ओम। तो यानी कि 3/5 साइन पाई टी प्लस 4/5 कॉस पाई टी। ठीक है, तो अगर हमें I जो हमें बोल रहा है कि वर्ग माध्य मूल वेग निकालना है यानी कि IRMS की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2। तो बेटा यहाँ पे I1 हमारा क्या गिवन है, I1 हमें दिया है 3/5 का स्क्वायर हो गया
और I2 हमको दिया है बेटा 4/5 का स्क्वायर, और बेटा हमारा यहाँ पे अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो IRMS हमारा क्या आता है यहाँ पे, अंडर रूट आपका आया 9/25 प्लस 16/25 अपॉन 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा यहाँ पे आया आपका 1/1/2, यानी कि आएगा हमारा IRMS इज इक्वल टू √2 एम्पियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, √2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। सूची 1 और बेटा सूची 2 दी गई है आपको के साथ उसको सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो बेटा सूची 1 में आपको दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार और सूची 2 में आपको दिया है इसकी संगति और अनुप्रयोग। तो बेटा हमारा सूची 1 में है सबसे पहला कि इंफ्रारेड तरंगे। तो इंफ्रारेड तरंगे बेटा हमारा क्या होता है, मांसपेशियों के तनाव का इलाज करने के लिए होती हैं। और बेटा रेडियो तरंगे हमारी संचार के लिए होती हैं, तो बी का सेकंड हो जाएगा। और एक्स किरणें बेटा हमारी किसके लिए होती हैं, हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए, तो बेटा एक्स किरणें हमारा ये हो गया। और पराबैंगनी किरणें वायुमंडल के ओजोन परत द्वारा अवशोषित, तो बेटा हमारा डी का 4 हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट हमें बेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है बेटा हमें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहली सूची में हमें दिया है गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल। तो वर्ग माध्य मूल चाल बेटा हमारी क्या होती है, √3RT/m। और बी हमें दिया है आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब। तो दाब हमारा यहाँ पर ये है 1/3 Nm v की पावर -2। अब बेटा हमारा सी है कि एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। तो औसत गतिज ऊर्जा बेटा हमारी क्या होती है 3/2 kBT। और यहाँ पर डी दिया है 1 मोल द्विपरमाणु गैस का संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा। तो बेटा हमारी क्या होगी, डी से आर जाएगा तो आर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही होगा, ए का Q, बी का P, सी का S और डी का R। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अभिकथन। सभी नाभिक एक समान आकार के नहीं होते, कारण है बेटा नाभिक के आकार इसके परमाणु भार पर निर्भर नहीं करते। तो बेटा हमारा जो अभिकथन है कि सभी नाभिक एक समान आकार के नहीं होते, तो हमारा जो अभिकथन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और कारण है बेटा नाभिक का आकार उसके परमाणु भार पर निर्भर करता है। तो सचमुच जो नाभिक का आकार होता है उसके परमाणु भार पर ही निर्भर करता है। तो ऑप्शन हमारा कारण भी क्या है, करेक्ट है। और जो हमारा अभिकथन है वो कारण का सही व्याख्या भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि अभिकथन सही है, कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47, किसी स्थान पर एक चुंबक 30 दोलन प्रति मिनट करता है, किसी और स्थान पर जहां चुंबकीय क्षेत्र दुगना है इसका आवर्त काल होगा। तो बेटा हम जानते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√b होता है, क्योंकि बेटा हमारा T इज इक्वल टू क्या होता है 2π√i/b होता है। तो इसी फार्मूले से हम देखें कि T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √b के, यानी कि इसको लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू √b2/b1। तो बेटा हमें यहाँ पर दिया है कि 30 दोलन प्रति मिनट करता है। तो 30 दोलन प्रति मिनट के लिए हमारा जो T हो जाएगा, T हमारा क्या हो जाएगा बेटा 60/30। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60/30 यानी कि हमारा आया 2 सेकेंड। तो T1 की जो वैल्यू आई हमारी वो आई बेटा 2 सेकेंड। तो T1 की जगह हम लगा रहे हैं 2 सेकेंड। T2 हमें निकालना है। B हमारा क्या है, पहले तो हमारा B है, बाद में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, यानी कि 2B। B2 हमारा 2B है और ये B, तो B से B हमारा कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर आया बेटा हमारा T2 की वैल्यू आई 2/√2। √2 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आया हमारा 2/√2/2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, आया √2। तो T2 इज इक्वल टू आया √2 सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है √2 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया
2He4 प्लस आपको दिया है ZXA और क्या बना रहा है Z प्लस 2YA प्लस 3 और प्लस K, तो K है, K की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। बेटा यहाँ पर हमारा 2 है, Z है, हमें यहाँ पे मिला Z प्लस 2, यहाँ हमारा 4 है और A है, तो हमें यहाँ पे मिला A प्लस 3 यानी कि 1 हमारा रिमेन है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर 1 रिमेन है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है 0, तो 0 मिला, यहाँ पर n मिला और 1, यानी कि हमारा जो यहाँ पर जो सही एलिमेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, न्यूट्रॉन आना चाहिए, 0 and 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, न्यूट्रॉन, के की वैल्यू न्यूट्रॉन होगी। फिर हमारा यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, पीवी अपॉन केटी प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है बेटा, पीवी इज इक्वल टू होता है बेटा एन के टी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू होगा बेटा पीवी अपॉन के टी, यानी कि क्या प्रदर्शित करता है, अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर जो 4th है वो करेक्ट होगा, गैस के अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है कि चित्र में हिट की गई फुटबॉल के 4 पथ जो है प्रदर्शित है, वायु के प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए पथों को उनकी क्षैतिज वेग के घटते हुए क्रम में लगाइए। बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो पथ 1 है, ठीक है, वो हमारा कहाँ तक जाता है, यहाँ तक गया, जो पथ 2 है वो यहाँ तक गया, जो पथ 3 है वो यहाँ तक आया, जो पथ 4 है वो यहाँ आया। तो हम जानते हैं कि जिसका थीटा यानी कि tan थीटा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के, जिसका थीटा जो है बेटा ज्यादा होगा उसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो थीटा है वो किसके लिए है, सबसे ज्यादा थीटा हमारा जो है वो 1 के लिए है। तो अगर सबसे ज्यादा थीटा हमारा 1 के लिए है तो वो घटते क्रम में पूछ रहा है, सबसे ज्यादा थीटा हमारा 1 के लिए है, देन 2 के लिए है, देन 3 के लिए है, देन 4 के लिए है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि घटते क्रम में बनाना है, तो बढ़ते हुए क्रम में 3 4 2 1 है, तो घटते 1 2 3 4 है। अगर बढ़ते हुए क्रम में हमारा 1 2 3 4 है, तो घटते हुए क्रम में बेटा क्या हो जाएगा 4 3 2 1। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 3 2 1। बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक डिस्कस हो चुके हैं।